हम लोग तीसरे वीडियो में उसके आगे का मतलब बल हमने देख लिया था। अब हम उसके बल के अलग अलग रूप देखेंगे। तो हम कितने प्रकार के बलों को जानते हैं। तो जो पहला बल हम समझते हैं वो है मस्कुलर फोर्स, है ना, जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। और इसका फिजिक्स में 9th-10th में बहुत कम इसका उल्लेख है। इससे कोई न्यूमेरिकल्स या इक्वेशन नहीं बनता, बस एक जानकारी के लिए है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपके पास एक कोई बॉल है और ये सतह है, तो इनके बीच में देखिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा गैप रखा है। तो ये सतह सीधी दिखती है, बट एक्चुअली में सतह कुछ यूँ होती है, उबड़ खाबड़। तो जब बॉल इस पर चलता है ना, तो वो एक मतलब क्या बोलेंगे, रेजिस्ट फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो इसे चलने ना दे। जैसे मान लीजिए बॉल इधर की ओर आ रही है, तो इसका जो उबड़ खाबड़ सतह है नीचे वाले का, वो ना इसके चलने में एक प्रतिरोध पैदा करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या करेगा, वो गति के विरुद्ध काम करेगा। अगर गति इधर है तो फ्रिक्शनल इधर होगा। तो ये फ्रिक्शनल है और ये मोशन है। तो जिधर भी मोशन होगा उसके ठीक विपरीत लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। 2-3 प्रकार इसमें आती हैं, स्थैतिक आती है और गतिज आती हैं। और मुझे नहीं लगता वो उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पूछेगा। बस आपसे ये पूछ सकता है कि फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, वो किधर होता है, उसकी दिशा किधर होती है। इसे ज़्यादा और कम कैसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करना होगा, तो अगर हमें इसे ज़्यादा करना है तो हम इसे ज़्यादा खुरदुरा कर देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। अगर इसे चिकना कर देंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। चिकना करने के लिए हम लुब्रिकेंट लगा सकते हैं, है ना। लुब्रिकेंट जैसे कि मूविल, तेल, सतह को चिकना कर दें, उसमें संगमरमर लगा दें सतह में, या टाइल्स लगा दें, तो घर्षण कम हो जाता है। इससे एक जुड़ा क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये फ़ायदेमंद है। तो देखिए, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। एडवांटेज क्या है कि अगर घर्षण ना हो तो हम चल भी ना पाएँ। जो पेन चलती है वो इसलिए चलती है कि कॉपी का जो सीधा मतलब सतह है, ये पेन कुछ यूँ होता है ना। यहाँ पे एक बॉल होती है और ये ऐसा रहता है पेन। तो ये जो बॉल है ये घूमती है। क्यों घूमती है? क्योंकि घूमेगी तभी अंदर से इंक निकलेगा। तो यहाँ पे तो घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे चलने में भी इम्पॉर्टेंट है, पर घर्षण के कारण कुछ लॉस भी होता है ना। जैसे मशीन पे बेल्ट लगी रहती है, जैसे मशीन का रोलर है, अब इसमें कोई बेल्ट लगी हुई है जो इसे घुमा रही है। तो घूमते घूमते क्या होता है कि ना, बेल्ट भी घिसाता है, ये रोलर जो लोहा का लगा हुआ है वो भी घिसाता है। तो ये हमारा लॉस भी है। दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। इसका एग्ज़ाम में कई बार मैंने देखा है, जब क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी दिखिएगा। देखिए, अगर पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई दो वस्तु है ए और बी, और उनके बीच में अगर बल लगता है, उनके बीच में कोई बल लगता है, जैसे ए भी बल लगाता है, बी भी बल लगाता है, ये नियम है। ये ऐसा नियम है कि दुनिया में कोई भी दो वस्तु होंगी वो फोर्स लगेगी। वस्तु कुछ भी हो सकती है, आपका मोबाइल और आपके गाड़ी का चाबी भी हो सकता है, चाबी और ग्लास भी हो सकता है, ग्लास और चम्मच, कोई भी दो वस्तु, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स का नाम जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, ये फोर्स जो लगती है ना, वो नियम ये होता है कि m1 दोनों के मास को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नियतांक आता है। इसे ही ना कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक। बट हमें उतना डीप नहीं जाना है, हमें बस ये जानना है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला बल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन अगर इन दोनों में से मान लीजिए बी हमारा पृथ्वी हो गया, क्या हो गया हमारा, बी हमारा मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, अब कौन सी फोर्स लगेगी। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, उसका नाम होगा
ग्रेविटी। क्या है? गुरुत्व बल। देखिए दोनों के नाम में भी फर्क है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो यूनिवर्सल है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में होगा, लेकिन जो गुरुत्व बल होगा वो कहाँ पर होगा? सिर्फ पृथ्वी पर होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे चांद है तो चांद का भी गुरुत्व बल होगा, मंगल ग्रह का भी गुरुत्व बल होगा, हर ग्रह हर तारे सबका एक गुरुत्व बल होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण सभी जगह होगा। मंगल में भी गुरुत्वाकर्षण होगा। तो पृथ्वी के बाहर कौन सा बल मिलेगा आपको? ये मिलेगा। ये पृथ्वी के बाहर नहीं मिलेगा। पृथ्वी के बाहर चंद्रमा में कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा। और चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण हो गुरुत्व बल होगा उसका नाम लिखाया गया स्मॉल जी, और मून का एम लिखा जाएगा। हमारे पृथ्वी के लिए क्या होगा? स्मॉल जी और ई। अगर कोई मरकरी में है तो लिखा जाएगा स्मॉल जी और मरकरी। अगर सन पे रहेंगे तो स्मॉल जी और सन, ऐसा रहेगा। ये हर ग्रह का अपना अपना होगा, लेकिन ये जो होगा ना कैपिटल जी, ये सब जगह होगा। ये अर्थ पे भी कैपिटल जी होगा, ये मरकरी में भी कैपिटल जी होगा, और सन पे भी कैपिटल जी होगा। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से पूरे ब्रह्मांड में कौन सा हमेशा सेम रहेगा, तो कैपिटल जी सब जगह रहेगा। क्या पृथ्वी का गुरुत्व बल मून पर होगा? नहीं, मून पे मतलब चंद्रमा पे चंद्रमा का गुरुत्व बल होगा। इसका मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक। इनका वैल्यू तो नहीं पूछने वाला है शिक्षक भर्ती या टेट में, बट जान लीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा का ज़्यादा पूछा जाता है, तो पृथ्वी का जितना बल होगा उसका 1/6। जैसे मान लीजिए इसका पावर 100 है, तो यहाँ हो जाएगा 100/6, उसका गुरुत्व बल कम होता है। ठीक। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, चुंबकीय बल देखते हैं, मैग्नेटिकल फोर्स देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जब भी हम एक चुंबक लेंगे, तो उसके दो सिरे होंगे, साउथ और नॉर्थ। तो उनके आसपास का एक क्षेत्र होगा जहाँ पे हम चुंबकत्व को महसूस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ कोई पार्टिकल रखेंगे तो क्या करेगा? चुंबक उसे अपनी ओर खींचेगा। तो इस बल को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कौन सा मैग्नेट है? ये एक स्थायी मैग्नेट है ना? ये एक स्थायी मैग्नेट है, स्थायी चुंबक है। क्या और भी कोई प्रकार के चुंबक होते हैं? जी हाँ, एक और चुंबक होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब करंट को दिया जाता है तो ये भी चुंबक बन जाता है, और इसका भी एक प्रभाव क्षेत्र रहेगा जैसा इस स्थायी चुंबक का। स्थायी चुंबक को हम क्या कहते हैं? परमानेंट। और ये कहलाता है टेम्पोररी, है ना? तो जैसे ये चुंबक है वैसे ये चुंबक है। कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है? देखिए दोनों शक्तिशाली होते हैं, बट इसके मान को बढ़ाया जा सकता है, इसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। किसकी? टेम्पररी की। अगर आप ज़्यादा तार लगा देंगे तो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा, ज़्यादा करंट दे देंगे तो ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, बट इसके मान को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये जितना है उतना ही रहेगा। ठीक। क्या पृथ्वी का भी कोई चुंबकीय बल रहता है? जी हाँ, पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसकी थोड़ा आगे चलते हैं, स्थिर विद्युत। ये ध्यान से सुनिएगा, गुरुत्व के बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक एनर्जी उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इलेक्ट्रॉन दो चीज़ होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, गतिमान होंगे, या स्थिर होंगे। तो यदि स्थिर होंगे तो उनका नाम पड़ जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अच्छा एक चीज़ छूट गया छोटा सा यहाँ पे, इसको नापने के लिए तो कोई भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसको नापने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं, नापने नहीं मतलब दिशा बताता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक कंपास, है ना? मैग्नेटिक कंपास। इसमें एक नीडल होती है। चुंबकीय बल जो होती हैं, अगर वैसे नहीं पूछेगा, प्रयोगशाला वालों के लिए हो सकता है पूछ ले, है ना? तो बल रेखा हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ के अंदर आती है। चलिए इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछने वाला आपसे। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स गतिमान नहीं होंगे तो वो कौन सा बनाएंगे? वो कहलाएंगे
स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान होकर बनाएंगे तो हम उन्हें कहेंगे डायनामिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इसे ही कहते हैं। इसमें इसे नापने का जो यंत्र होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। और इसमें करंट को नापने के लिए देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सिर्फ धारा को नापना है तो उसके लिए होता है एमीटर, ऐसा गोल सा रहता है, ए लिखा रहता है। एम्पियर मीटर भी बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, एम्पियर मीटर, इंग्लिश में एमीटर भी बोलते हैं। इसके विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रोस्कोप में भी कई प्रकार होते हैं जिनमें कि गोल्ड लीफ याद रखिएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसका डायग्राम भी बना दे रहा हूँ, अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कम से कम आपको दिमाग में रहे कि दिखता कैसे है। और इसके अंदर में ना सही में सोने की ना 2 पत्तियां बनी हुई रहती हैं। कुछ यूँ दिखता है, ऐसे ग्लास के अंदर रहता है, ठीक, ये ऐसे, ठीक। इसे कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये है और डायनामिक के लिए ये सारी चीज़ें। इनके उदाहरण में जो घर्षण होता है ना, जैसे हम लोग कई बार एक हमारे पास ऐसे रोल रहता है जिलेटिन का, जो हम लोग कॉपी किताब में कवर लगाते हैं, उसको निकालते हैं जब, तो ये हमारी उंगलियों में चिपकने लगता है। तो ये भी इसका उदाहरण है। और क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे हमने कंघी ले लिया, है ना, ये कंघी है, अब कंघी कर लिए और पेपर के छोटे छोटे पीस के पास ले जाएंगे तो खिंचाव महसूस होता है। तो ये सब इसके उदाहरण है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के उदाहरण है। और क्या उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आप याद रखिएगा, अगर आपके पास में वुलन है, वुलन की कुछ भी चीज़ होंगी, ठीक, और ग्लास, इनको जब भी किसी फर वाली चीज़ से रगड़ेंगे ना तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये भी इसी का उदाहरण है, स्टैटिक का है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ होंगी ना, प्लास्टिक, रबर, एम्बर, एबोनाइट, ये जितनी चीज़ें होती हैं जिनको फर से रगड़ेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज देती है। ये दोनों ही इसी में आती हैं, इलेक्ट्रोस्कोप में ही आती हैं, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आती हैं। और इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इनके चार्जेस को पता लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो आपके घर की वायरिंग है, इसमें तो कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें तार होता है, इसमें स्विच होता है, इसमें प्लग होता है, लगाते हैं तो बल्ब जलती है, पंखे चलते हैं, मोबाइल की चार्जिंग होती है, ये सारे इसके में आते हैं, ठीक। चलिए, इससे जुड़ा हुआ स्थिर विद्युत बल आदि बता दिए हैं। इसमें एक विभवांतर है, करंट को आप जान लीजिएगा, है ना, इससे ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं लगता कोई न्यूमेरिकल आने वाला है। उसके बाद आता है गति के प्रकार। गति के प्रकार मतलब मोशन। इससे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इजी वाले आ जाएं। देखिए, मोशन जो होता है ना, इसमें सबसे पहला जो चीज़ हम पढ़ाते हैं वो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दूरी और इसे कहते हैं विस्थापन, ठीक। जैसे ए से बी में, अगर ए से बी के बीच में दूरी मान लीजिए 100 मीटर की है, तो अब ए से बी गए तो दूरी कितना हो जाएगा, 100, और विस्थापन हो जाएगा 100। लेकिन जैसे आप वापस आएंगे तो ये हो जाएगा एक बार और 100, तो कुल दूरी हो जाएगी 200, और जब इसमें वापस आएंगे तो विस्थापन हो जाएगा 0, ठीक। तो विस्थापन 0 क्यों हुआ, क्योंकि आप जहाँ चले थे आप वहीं पहुँच गए। तो विस्थापन समझने के लिए आप ऐसा किया करिए कि जब भी आपके पास कोई चीज़ दिया हुआ हो ना, एक वस्तु से, एक पॉइंट से कोई दूसरी जगह जा रही है, तो आप उसको ट्रीट किया करिए कि मैं स्केल के ऊपर रख के समझ रहा हूँ। तो मान लीजिए आप 0 से चले और यहाँ पे आप मान लीजिए 1, 2, 2.5 में अगर पहुँचे, तो वापस जब आ रहे हैं तब तो 0 पर ही आ गए, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, 0 ही है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि विस्थापन क्यों 0 होता है। आई बात समझ में। विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, जैसे देखिए रायगढ़ है, बिलासपुर है और झारसुगुड़ा है। अगर मान लेते हैं ये 150 है और ये भी 150 है, ठीक। तो आप रायगढ़ से बिलासपुर गए और बिलासपुर से रायगढ़ आ गया, तो आपका विस्थापन जो होगा वो 0 हो जाएगा।
लेकिन जैसे आप झारसुगुड़ा जाएंगे तो आपका विस्थापन -150 होगा। ये -n क्या दिखा रहा है? -n ये दिखा रहा है कि पिछली बार जिधर आप गए थे उसके ये विपरीत दिशा में है, तो विस्थापन प्लस माइनस और ज़ीरो हो सकता है, जबकि दूरी सिर्फ प्लस और ज़ीरो हो सकती है। अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी दूरी भी ज़ीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दोनों के ही मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं? मीटर होते हैं। क्या होते हैं? मीटर SI में, और CGS में क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग स्पीड में, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, इसको शायद वेग बोलते हैं, इसको शायद गति बोलते हैं, कि गति ही बोलते हैं। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तब तो स्पीड है, और अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो वेलोसिटी होगा, और स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो स्पीड होगा। दोनों के ही मात्रक सेम होते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड। इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम वेलोसिटी को कम ज़्यादा करें, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में एक कार है, ठीक, ये हमारे पास में एक कार है, कार तो उल्टी बन गई लग रहा है। चलिए मैं कार को थोड़ा सा, चलिए अब लग रहा है कार, ठीक। ये कार का पिछला चक्का है, ये कार का फ्रंट है, ठीक। ये हमारे पास एक कार है। अगर मान लेते हैं कि कार जो है अपने निर्धारित समय से चलना स्टार्ट करती है, ठीक। अगर निर्धारित, जैसे ये पॉइंट A है, यहाँ से चलना स्टार्ट की, ये रोड गई, अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर जैसा कुछ आ गया, हल्का गड्ढा आ गया, और ये फिर एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ये कुछ ऐसा है, ठीक। तो आप मानते हैं कि B, C, D, E, F, G, और मान लीजिए यहाँ से हाईवे है, क्या है? हाईवे है। तो आप मानते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे गाड़ी तो आगे की ओर चलती रहेगी, है ना, गाड़ी आगे की ओर चलती रहेगी, लेकिन गाड़ी का स्पीड कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे यहाँ 0 था, यहाँ हो सकता है 10 हो जाए, फिर ये स्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे लगभग 1 या 2 का स्पीड से पार होगी, यहाँ 4 का स्पीड होगा, यहाँ हो सकता है 15 हो गया हो, गड्ढा है बोल के थोड़ा स्लो हो गया हो, फिर रफ्तार पकड़ेगी, फिर ये 10 पे पहुँचेगा, फिर जैसे यहाँ पहुँचेगा तो 30 कर लेगा, और यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे 50 पार हो गया। मतलब गाड़ी मोशन में तो है लेकिन कम ज़्यादा हो रही है। अगर मैं इसके नीचे एक स्केल बना दूँ घड़ी के लिए, ठीक, क्या बना दूँ? घड़ी। जैसे ये पहला सेकंड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हर जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, सेकंड के हिसाब से अलग अलग समय पे अलग अलग इसकी स्पीड है। इसे ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब जब वेग जो वेलोसिटी है उसका मान कम ज़्यादा होने लगता है समय के हिसाब से। देखिए समय तो कम ज़्यादा नहीं होगा, समय तो वैसे ही होगा, लेकिन क्योंकि समय के हिसाब से उसकी वेलोसिटी में, उसकी गति में फ़र्क आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं त्वरण। इसीलिए हमारे बाइक में या स्कूटी में जो राइट साइड रहता है ना, ऐसे हम जिससे घुमाते हैं उसका नाम होता है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर इसीलिए होता है क्योंकि हम एक्सीलेट कर रहे हैं, है ना। तो एक्सीलेट से आपको याद रखना है कि हमारी गाड़ी एक्सीलेटर होती है। क्या हमारी गाड़ी वेलोसिटी में हो सकती है? हो सकती थी। अगर हम रॉकेट की तरह चलते, एकदम सीधा चलते, कोई स्पीड चेंज नहीं करते, तो हम भी बोलते कि भाई माई वेलोसिटी वाज दिस मच, मैं इस गति से आया हूँ। पर ऐसा होता नहीं है ना, हमारा गति कम ज़्यादा होता है, इसलिए हमें त्वरण वर्ड लेना पड़ता है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका देखिए फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम नीचे आ जाएगा, तो 2 बार टी हो गया तो हो जाता है d अपॉन टी स्क्वायर। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है मीटर, और टी का हो जाता है सेकंड का स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है मीटर पर सेकंड ये स्पीड और वेलोसिटी का होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है, ठीक। चलिए इसके बाद वो पूछता है गति के कितने प्रकार, मतलब उसके पथ के हिसाब से। तो देखिए जो सीधा चलता है वो रेखीय गति है। ये क्या है? रेखीय गति। एक रेखा जैसा लग रहा है उसका पथ।
एक होता है वृत्ताकार, वृत्तीय गति, है ना। ये सब मतलब इम्पॉर्टेंट है, सिंपल होता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है आवर्त गति। क्या होता है? आवर्त गति। हाँ, हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स या उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर सके। आवर्त गति क्या होती है? जैसे पेंडुलम है, ठीक, ये पेंडुलम स्थिर में अवस्था में है, मान लीजिए इसकी लोकेशन है ए, तो जिसे आप ढकेलेंगे तो ये अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, मतलब मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा। इसका नाम हो गया बी। वैसे ही ठीक है, इधर भी आएगा, है ना, इसका नाम हो जाएगा सी। तो ए से बी, बी से सी और सी से यहाँ तक कुछ यूँ चलता है ये। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, मूल बिंदु। मीन से एक एक्सट्रीम पॉइंट, फिर वापस जाना और वापस मूल बिंदु में आना, इसे वन ऑसिलेशन मतलब एक आवर्त कहते हैं। एक आवर्त, ठीक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसे छोड़ूं और ये यहाँ तक जाए और फिर वापस आए तो इसे हम एक आवर्त मानेंगे। क्या मानेंगे? एक आवर्त मानेंगे। आई बात समझे? ठीक। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या होते हैं देखिए। आवर्त को ही ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का हृदय मान लेते हैं 72 बार धड़कता है, तो धड़कना, कोई भी चीज़ जो रिपीट हो रही है ना वो आवर्त में ही आती है, चाहे वाइब्रेशन बोलिए, है ना, या ऑसिलेशन बोलिए, बीट्स बोलिए। तो जैसे कोई हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 72 बार ये धड़कता है, मतलब मैं लिख देता हूँ वाइब्रेट होता है, ठीक। यहाँ से 2 न्यूमेरिकल बनेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहे हैं। चाहूँ तो मैं से 72 वाइब्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 72 गुणित 1 वाइब्रेशन, 72 बार 1 वाइब्रेशन, यहाँ हो गया 60 सेकेंड्स। तो अगर मैं 1 वाइब्रेशन को इधर ही रखूँ और 72 को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? 60/72, 12×5 12×6 5/6। अगर इसे मैं डेसिमल में करना चाहूँ तो क्या होगा? डेसिमल देंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 6×8 48, 2 आएगा, दशमलव कारण 20 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इतना सेकेंड, मतलब एक वाइब्रेशन में कितना समय लगा? 0.83 सेकेंड। एक तो ये मैथ्स बना। एक क्या बन सकता है? इसे हम दोबारा लिखते हैं, है ना, कौन दोबारा इतना मेहनत करे। कॉपी कर लिए, इसे हम यहाँ ले आते हैं। ठीक, चलिए अगर मैं यहाँ से इसे यूँ लिखूँ कि 60 × 1 सेकेंड, ठीक, तो ये 72 वाइब्रेशन है, 60 को इधर भेज देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 72/60, 6 नहीं 12 से करते हैं, 12×5 12×6 5 एकम 5 एकम, दशमलव देंगे 10 हो जाएगा 2, मतलब 1 सेकेंड में 1.2 वाइब्रेशन होता है, ठीक। तो हमारे पास 2 वैल्यू आई। एक वाइब्रेशन में कितना समय लग रहा है? 0.83, आई थिंक राइट, ओके, इतना सेकेंड। और एक क्या बन रहा है कि 1 सेकेंड में 1.2 वाइब्रेशन। 2 चीज़ आ गई। अब ध्यान देखिए, किसकी मात्रा में सेकेंड है, समय है? क्या ये समय का मात्रक है? नहीं, ये समय का मात्रक है। हाँ, तो जो समय बताए कितना समय लगेगा उससे हम बोलते हैं कैपिटल टी, और जो बचा हुआ रहेगा वो हो जाएगा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा? फिर से मैं बता रहा हूँ, जब जिसके यूनिट में नंबर के बाद जहाँ सेकंड लिखा रहेगा मतलब वो कैपिटल टी है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 ऑसिलेशन या 1 वाइब्रेशन, कितना समय लगा? तो 0.83 इतना समय लगा, तो मतलब वो कैपिटल टी है। और अगर मैं पूछूं कि भाई एक आवृत्ति में, एक ऑसिलेशन में, एक वाइब्रेशन में, एक बीट में, एक कंपन में, एक बार धड़कने में कितना
मतलब कितना टाइम लगता है तो कैपिटल टी। अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकंड में कितनी बार धड़क सकता है, कितनी बार ऑसिलेटरी हो सकती है, तो वो एफ है। ठीक। एक और चीज़ इन दोनों का इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, जो टी की वैल्यू होती है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक। इसे फिर से समझा रहा हूँ, जैसे कि 0.83 सेकंड ये बताता है कि एक बार दिल धड़कने में इतना सेकंड लगता है, और 1 सेकंड में दिल कितनी बार धड़कता है, तो 1.2 बार धड़कता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए, आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।